हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रजापति स्टडी सर्कल में। और मेरा नाम है शुभम। और आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चे जो हैं जो NIOS से पढ़ रहे हैं उनके लिए है। मैंने सब्जेक्ट लिया है सामाजिक विज्ञान और उसका चैप्टर है 17 जिसका नाम है भारत एक कल्याणकारी राज्य। और ये जो है ये इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में कवर करूँगा। तो पहला पार्ट है ये हमारा भी, और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। उसके लिए मैं बस एक छोटा सा एम रखता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जैसे ही 510 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मेरे, मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि चैप्टर का नाम मैंने बता दिया 17 है, चैप्टर 17 है, इसका नाम है भारत एक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो हम इसको टॉपिक वाइज से पढ़ते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं। हमें करना क्या है, हमें इस चीज़ को, इस चैप्टर को एकदम अच्छे से समझना है। ये काफ़ी एग्ज़ामों में काम आता है, आपके लिए पूरा बेस हो जाएगा इसका जो है। ठीक है, पूरा बेस तैयार हो जाएगा अगर आप इसे सही से समझते हैं। तो आप अगर आगे 12th में भी जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, 12th क्या हो गया, BA में भी जाओगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर किसी चीज़ का बेस अगर हमें पहले से पता रहता है तो हम उसके आगे जो भी पढ़ते हैं वो हमें समझ में आता है। लेकिन जब हमें बेस ही पता नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन ये मैंने लिख रखा है कि कल्याणकारी राज्य क्या है, या फिर कल्याणकारी राज्य जो है वो कैसा होता है। तो यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देता है। यानी ये एक ऐसी अवधारणा है, विचार है कि इसके अंदर जो है राज्य जो है अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण करने के लिए बढ़ावा देता है कि तुम अपना आर्थिक विकास करो और सामाजिक कल्याण के लिए अपना आर्थिक विकास कर सकते हो। ठीक है, यह अवसर की समानता और धन उचित वितरण के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यानी जो कल्याणकारी राज्य होता है, जो भी सुविधाएं हैं वो समाज में समानता के आधार पर बांटता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। यह ऐसे लोगों के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व पर केंद्रित रहता है जिनके पास अच्छा जीवन जीने के लिए न्यूनतम साधन भी नहीं है। यानी ये ऐसे लोगों की मदद करता है, कल्याणकारी राज्य ऐसे लोगों की मदद करता है जिनके पास अच्छा जीवन जीने के लिए उनके पास न्यूनतम साधन भी ना हो, संसाधन भी ना हो। जैसे खाने के लिए खाना ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, या फिर अच्छे इलाज के लिए उनके पास पैसे ना हो। तो ये सब जो है कल्याणकारी राज्य के अंदर इन लोगों को ये सभी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इनको या तो मुफ्त में या फिर बहुत रियायत दर पर दिया जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था में नागरिकों के कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की होती है। यानी जो ये कल्याणकारी राज्य की जो व्यवस्था है इसके अंदर जो भी जिम्मेदारी होगी नागरिकों के प्रति, ठीक है, कि नागरिकों का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए जो भी नीतियां बनाएगी वो कौन बनाता है, सरकार बनाती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के कल्याण के लिए उनके फायदे की नीति बनाए और उनकी मदद करे। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि भारत स्वतंत्रता से पहले कल्याणकारी राज्य नहीं था। यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत कल्याणकारी राज्य नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के लोग कल्याण और रक्षा के लिए बढ़ावा नहीं देते थे। यानी भारत के आज़ाद होने से पहले भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, यानी ब्रिटिश शासन का गुलाम था। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी वो लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोचती थी, उनकी रक्षा के लिए नहीं सोचती थी। वो सिर्फ कुछ भी करती
तो लोगों के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के हित में करती। अगर उसे कोई सा नियम लाना है या कोई सा भी कानून बनाना है तो वो अपने फायदे के लिए ही बनाती थी। ठीक है, वो लोगों का फायदा नहीं देखती थी कि इससे लोगों को नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। उनको सिर्फ जो है अपना फायदा होना चाहिए था। वो कोई भी नियम लाते थे तो अपने फायदे के लिए लाते थे, उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। ठीक है, अब एक यहाँ क्वेश्चन एक ये भी बन रहा है कि कल्याणकारी राज्य क्यों, यानी जो भारत है इसको कल्याणकारी राज्य बनाया है तो क्यों बनाया, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो भारत जब आज़ाद हुआ, आपको तो ये पता ही होगा कि भारत आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो भारत जब आज़ाद हुआ तब इसके सामने कई सारी समस्याएं और चुनौतियां थीं। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके सामने कई सारी चुनौतियां आई। ठीक है, और कई सारी समस्याएं भी आई। तो वो समस्याएं और चुनौती क्या थी कि सामाजिक आर्थिक असमानता फैली हुई थी। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तब सामाजिक और आर्थिक असमानता फैली हुई थी और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था, क्योंकि कई सालों तक भारत ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा था। और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान में अंग्रेज़ों ने भारत को खूब लूटा। ठीक है, तो जिस कारण से भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। अगर किसी देश को काफ़ी समय से लूटा जाए या फिर उसके संसाधनों का यूज़ किया जाए तो वो देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो ही जाएगा, जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ किया था। ठीक है, समाज के कमज़ोर वर्ग, यानी अब समाज में कमज़ोर वर्ग थे कौन कौन, महिलाएं, दलित, यानी जो दबी कुचली जाति के होते हैं, निचली जाति के होते हैं। ठीक है, उसमें तो जो है दलित वर्ग उनको कहा जाता था, जो मतलब निचली जाति के होते थे उनको। ठीक है, और एक कमज़ोर वर्ग और था कि बच्चे। ठीक है, महिलाएं, दलित, बच्चे जो थे समाज के कमज़ोर वर्ग थे, तो जीवन जीने की बुनियादी संसाधनों से वंचित थे। यानी जो समाज के कमज़ोर वर्ग थे उनके पास जीवन जीने के लिए बुनियादी साधन भी नहीं थे कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो संविधान निर्माता, यानी जिन लोगों ने संविधान को बनाया, निर्माण किया, ठीक है, इन समस्याओं से भली भांति परिचित थे। जिन्होंने संविधान को रचा है, उसको बनाया है, वो इन सारी समस्याओं को अच्छे तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का निश्चय किया। ठीक है, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि भारत जो है कल्याणकारी राज्य ही बनेगा। ठीक है, अब जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य वर्णित है। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि जो भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य रहेगा। ठीक है, लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण हेतु दो प्रावधान थे। ठीक है, कि जिससे लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, कल्याण हो सके, उसके लिए दो प्रावधान रखे गए। पहला कौन सा था कि मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसको हम मौलिक अधिकारों के नाम से भी जानते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। इससे पहले का जो चैप्टर है 16, ठीक है, आपकी बुक का, उसमें जो है मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में ही बताया गया है। यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में, पाठ 3 में वर्णित है, लिखे गए हैं। और जो राज्य के, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में लिखे गए हैं, पार्ट 4 में। ठीक है, ऐसा अक्सर, यानी जो कल्याणकारी राज्य है, ठीक है, उदार लोकतांत्रिक देशों के संविधान में होता है।
यानी ये जो अपने संविधान में है कि भारत जो है कल्याणकारी राज्य होगा, ऐसा सिर्फ उन्हीं देशों में होता है जो उदार लोकतांत्रिक देश हैं, यानी मतलब जो देश दयालु हैं, अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब आ जाता है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जो चैप्टर है वो 16 है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर अच्छे से बताया गया, अच्छे से बेस है इसमें। ठीक है, इस चैप्टर में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। ठीक है, या फिर ये किस चीज़ के लिए हैं, या फिर इसकी विशेषता क्या है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछें तो आपको इनमें से ही समझना है और इसमें से ही करके आना है। ठीक है, इन्हीं में से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो एग्ज़ाम में वो घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं। आपको पूरा समझ लेना है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि भाग 4 में वर्णित है, यानी भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, यानी अगर इनका हनन होता है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका हनन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, न्यायालय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर कोई अपना फैसला नहीं सुना सकती। ठीक है, और तीसरी बात है कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने के लिए, यानी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के अंदर जोड़ा गया है वो इसलिए जोड़ा गया है ताकि लोगों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिल जाए समाज में। ठीक है, और ये चौथा है कि विदेशी शासन के बाद आज़ादी, यानी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखने का मकसद था कि हम हम जो है आज़ाद हुए थे वो विदेशी शासन के बाद हुए थे, विदेशी शासन के बाद हम आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो विदेशी शासन में हमने सोचा कि हमारे भी कुछ अधिकार होने चाहिए। ठीक है, ताकि सरकार हमारे लिए कुछ करे, इसीलिए जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के अंदर जोड़ा गया है। और ये पांचवा है, सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर नीचे था, यानी जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको क्यों रखा गया है कि अपना जो सामाजिक और आर्थिक विकास था वो उसका स्तर जो था हमारा नीचे था, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था रखना। ठीक है, और एक चीज़ और, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, यदि यह मूल अधिकार में शामिल किया जाता, यानी ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसको मूल अधिकार के अंदर ही भाग 3 के अंदर ही जोड़ दिया जाता तो यह असफल होता, परंतु यह महत्वपूर्ण थे इसीलिए इन्हें भाग 4 में रखा गया। अगर ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अगर इसको हम भाग 3 में ही जोड़ देते, ठीक है, तो ये जो है असफल हो जाता मौलिक अधिकारों में जोड़ने से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान हैं कि ये राज्य को लोगों के लिए करने चाहिए। ठीक है, लेकिन राज्य भी तभी करेगी जब उसके पास खुद पैसा होगा। लेकिन अगर हम मौलिक अधिकारों में जोड़ देते और राज्य वो हमारे साथ नहीं करते तो हम क्या करते, कोर्ट में जाते। तो इससे क्या होता कि व्यवस्था जो है असफल हो जाती, बेकार हो जाती। इसीलिए जो है इसको भाग 4 में दिया गया है ताकि किसी राज्य के पास जितना पैसा है वो अपने पैसे के हिसाब से अपने राज्य का विकास कर सके। ठीक है, वो अपने पास जो पैसे हैं उसके हिसाब से अपने राज्य का विकास कर सके और वो अपने राज्य के अनुसार कि उसके राज्य को किस किस चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पे ला सके, वो चीज़ें नागरिकों अपने राज्य के नागरिकों को दे सके। ठीक है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो फिर वहाँ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मौलिक अधिकार में दे देते, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ देते तो लोग केस करते रहते बार बार, इसीलिए जो है ये व्यवस्था जो है बेकार हो जाती।
इसलिए ये जरूरी भी थी, इसीलिए इसको भाग 4 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, ये जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। पहला है केंद्रीय और राज्य सरकार हेतु दिशा निर्देश, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए। यहाँ जो हेतु का मतलब है, ठीक है, हेतु का मतलब होता है के लिए। ठीक है, तो केंद्रीय और राज्य सरकार जो हैं उनके लिए दिशा निर्देश करते हैं क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि उनको ऐसे काम करने चाहिए अपने राज्य के विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए काम करने चाहिए। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। ये प्रावधान न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। यानी ये जो प्रावधान है, इसमें अगर हम कोई भी चीज़ चाहते हैं तो ये न्यायालय इसमें कुछ फैसला नहीं ले सकती। न्यायालय इसमें कि कोई भी चीज़ को लागू नहीं करवा सकती। ये लागू सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ही होते हैं। ठीक है, देश की सरकार के लिए मूलभूत है, यानी जो देश की सरकार है उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि नागरिकों के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आता है ये चौथा पॉइंट की केंद्रीय और राज्य सरकार का कर्तव्य, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो केंद्रीय और राज्य सरकार का कर्तव्य दर्शाते हैं, बताते हैं कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु बनाए गए कानूनों में इस सिद्धांत को लागू करें। यानी जो अगर अच्छे समाज की स्थापना करनी है, न्यायपूर्ण समाज की, कि किसी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए क्या है कि कानूनों के अंदर इन सिद्धांतों को जोड़ना जरूरी है, इस सिद्धांत के अंदर लागू करना जरूरी है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया और गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है। यानी ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसके संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो किससे प्रेरित है, किसके दर्शन से, गांधीवादी दर्शन से। ठीक, अब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनको जोड़ने का संविधान के अंदर मुख्य उद्देश्य क्या था, जो इसका उद्देश्य था वो क्या था कि सामाजिक और आर्थिक दशाओं का निर्माण करना। यानी जो सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं उसको अच्छा बनाना। ठीक है, उसके स्तर को बढ़ाना, क्योंकि सामाजिक स्थिति खराब हो गई थी, असमानता, सामाजिक आर्थिक असमानता हो गई थी। ठीक है, आर्थिक रूप से भारत कमजोर हो गया, तो उसको जो है मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था। ठीक है, और दूसरा है सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, कि यानी सामाजिक रूप से लोकतंत्र कायम रहे, स्थापित रहे, और आर्थिक रूप से भी। ठीक है, इसलिए इसको जो है जोड़ा गया संविधान के अंदर। अगला पॉइंट है, ये सिद्धांत आम लोगों का मानदंड है। यानी ये आम लोगों का मानदंड है कि वो अपनी सरकार को माप सकती है कि हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, या फिर हमारे लिए कितना काम किया। फिर हम उसी के अनुसार, उसके काम के अनुसार आने वाले चुनावों में हम वोट देते हैं या फिर दे सकते हैं उसके रिजल्ट के हिसाब से। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि सरकार के प्रयत्नों को, यानी जो भी प्रयास किए हैं सरकार ने उसको मापने के लिए। ठीक है, यानी जो भी ये सिद्धांत हैं वो हमें मिले हैं, ये जो सिद्धांत हैं हमें मिले हैं, हम इसके अनुसार अपनी सरकार के जो प्रयास किए गए हैं, प्रयत्न किए गए हैं, काम किए गए हैं, उसको माप सकते हैं कि उन्होंने कहाँ तक काम ठीक किए हैं और कहाँ तक काम गलत किए हैं। उसी के अनुसार हम आने वाले चुनाव में वोट दे सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कार्यकारी एजेंसियां इससे निर्देशित हैं। तो ये सिद्धांत उन एजेंसियों को निर्देशित करती हैं कि उनको ये समाज के हित के लिए करना चाहिए, उनके नागरिकों के हित के लिए करना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ करने से सामाजिक नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सब जो है निर्देशित करती है
ये सिद्धांत, ये सभी बातें जो हैं एजेंसियों को निर्देशित करते हैं। और अगला पॉइंट है कि न्यायपालिका भी कई मामलों में निर्णय लेते समय इसको ध्यान में रखती है। यानी जो न्यायपालिका जो है वो ऐसे कई केसेस होते हैं उसके अंदर जो है किसी मामले में निर्णय लेने के लिए वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उस चीज़ को ध्यान में रखती है, किससे लोगों को कोई नुकसान ना हो रहा हो। ठीक है। और यहाँ मैंने एक और नोट लिख रखा है कि, और ये नोट को याद रखना, ध्यान में रखने वाली बात है, ये भी 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, तो याद रखना ज़रूरी है। ठीक, कि ये संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। ठीक है, जो संविधान है उसके भाग 4 में तो है, लेकिन इनके बारे में बात की गई है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में। ठीक है, 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। ठीक, एक बात और है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया तत्व जोड़ा गया। यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंदर एक नए तत्व को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन में क्या था कि पर्यावरण सुरक्षा और सुधार और देश के वन और अन्य जीवन की सुरक्षा के विषय में राज्य का कर्तव्य है। यानी इस संविधान के अंदर था कि जो राज्य है, सरकार है, वो पर्यावरण सुरक्षा और उसके सुधार के लिए, देश के जो वन हैं, जंगल हैं, उसके लिए, और उसके अंदर जो और भी जीवन हैं, जंगल के अंदर भी ऐसे जानवर वगैरह रहते हैं, उनके जीवन की सुरक्षा करना क्या है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो ये जो कर्तव्य है, इन कर्तव्य के बारे में बता सकता हूँ कि ये संविधान के भाग 4 में दिए तो गए हैं, लेकिन सरकार जो है इसको फॉलो करे या ना करे वो उनकी इच्छा होती है। उसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते कि ये चीज़ सरकार को करना ही है। हम उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार ने ये नहीं किया जबकि ये संविधान में लिखा हुआ है। इसके अंदर ये है कि सरकार की मर्जी है, वो संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे या ना करे, वो उसकी इच्छा है। लेकिन अगर वो पालन नहीं करती उन निर्देशक तत्वों के, तो वो उसका कम चांस रहता है कि वो अगली बार दोबारा से सत्ता में आए। तो इसीलिए जो है, जो सरकार है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कुछ पहलुओं का पालन करती है और उसका अपने कर्तव्य को निभाती है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें बस इतना ही। बाकी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा तो उसके अंदर पूरा करा दूँगा।